तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं परीक्षा वाणी साइंस का सेक्शन। ओके, ये हमारा वन लाइनर सेशन होने वाला है और जो हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया, जीवाणु। पहला पॉइंट देखिए, जीवाणु जंतु है कि वनस्पति। तो जीवाणु सरल एवं सूक्ष्म वनस्पति है। तो जीवाणु वनस्पति है, याद रखिएगा। जीवाणु की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। सूक्ष्म जीवाणु को किससे देखा जा सकता है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। जो हमारा सूक्ष्म जीवाणु है इसको किससे देख सकते हैं? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जीवाणुओं को पादप क्यों माना जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति के कारण जीवाणुओं को पादप माना जाता है। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट कोच। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया था। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? साइनोबैक्टीरिया को। तो प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। जीवाणु को किस फाइलम में रखा जाता है? तो साइजोमाइकोफाइटा। जीवाणु को किस फाइलम में रखा जाता है? याद रखेंगे, साइजोमाइकोफाइटा में। जीवाणु को किस फाइलम में रखते हैं? साइजोमाइकोफाइटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस। भोजन विषाक्तता यानी जो फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एस्रिकिया कोली। मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? तो एस्रिकिया कोली। मनुष्य के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? एस्रिकिया कोली। ठीक है। निर्जमीकरण, ठीक है। स्टरलिलाइजेशन। निर्जमीकरण क्या है? किसी स्थान से जीवाणु को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया निर्जमीकरण कहलाती है। ठीक है। तो निर्जमीकरण क्या है? तो किसी स्थान से जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया निर्जमीकरण कहलाती है। इसके लिए तो अगला देखिए, मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? तो एस्रिकिया कोली। मनुष्य के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो एस्रिकिया कोली। निर्जमीकरण क्या है? तो किसी स्थान से जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया निर्जमीकरण कहलाती है। इसके लिए उपकरणों या यंत्रों को ऑटोक्लेव या प्रेशर कुकर में 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 15 पाउंड दाब पर 15 मिनट रखकर करते हैं। तो निर्जमीकरण क्या है? तो निर्जमीकरण जो है एक प्रोसेस है। इसमें किसी स्थान से जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। जो निर्जमीकरण प्रोसेस है ना, ये किसी स्थान से जीवाणुओं को पूर्णतः यानी कि पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए निर्जमीकरण किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं? तो इसके लिए उपकरणों या यंत्रों को ऑटोक्लेव या प्रेशर कुकर में 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप टेम्परेचर रखते हैं और 15 पाउंड प्रेशर रखते हैं। प्रेशर जो है 15 पाउंड का रखते हैं और 15 मिनट तक इसमें रखते हैं निर्जमीकरण करने के लिए। विब्रियो जीवाणु का आकार कैसा होता है? तो कॉमा टाइप से। विब्रियो जीवाणु का आकार कॉमा टाइप से होता है। विब्रियो जीवाणु का आकार कैसा होता है? कॉमा टाइप से। चलिए अगला देखिए, सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं साइनोबैक्टीरिया। सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं साइनोबैक्टीरिया। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्ति अंग को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? मीसोसोम। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्ति अंग को, तो देखिए जो बैक्टीरिया होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्ति अंग को कैसी संज्ञा देते हैं? तो मीसोसोम। जीवाणुओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्ति अंग है उसको हम लोग मीसोसोम कहते हैं। जीवाणुओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्ति अंग है उसको मीसोसोम कहते हैं। महासागरों में आहार श्रृंखला हेतु प्राथमिक उत्पाद कौन होता है? तो साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। महासागर में आहार श्रृंखला हेतु प्राथमिक उत्पाद कौन होता है? साइनोबैक्टीरिया और डाइटम होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड होता है तो जीवाणु में केंद्रीय गुणसूत्र के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ। तो प्लाज्मिड क्या है? तो जीवाणु में केंद्रीय गुणसूत्र के अतिरिक्त जो आनुवांशिक पदार्थ है वही आपका प्लाज्मिड है। नाइट्रिक कारक जीवाणु
किस में बदलता है? तो नाइट्रिक कारक जीवाणु जो है ना, यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। तो नाइट्रिक कारक जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है, अमोनिया को नाइट्रेट में। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को एथेन, मेथेन, अम्ल तथा एल्कोहल में से किसके उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है? तो आर्की बैक्टीरिया के समूह को जो है ना, मेथेन के उत्पादन के लिए यूज करते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया का यूज मेथेन उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। आर्की बैक्टीरिया का उपयोग हम किसके उत्पादन में करते हैं? मेथेन के उत्पादन, मीथेन नहीं, मेथेन। आर्की बैक्टीरिया का यूज किसके उत्पादन में? मेथेन के उत्पादन में। चलिए अगला है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाले असहजीवी जीवाणु कौन से हैं? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाले जो असहजीवी जीवाणु है वो एजोटोबैक्टर तथा क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाले असहजीवी जीवाणु कौन है? तो एजोटोबैक्टर एवं क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ों में किस लाल वर्णक का निर्माण करते हैं? तो लेग हीमोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ों में किस लाल वर्णक का निर्माण करते हैं? तो लेग हीमोग्लोबिन। अगला है, स्टेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो वॉक्समैन ने 1944 में। स्टेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? तो वॉक्समैन ने 1944 में। ठीक है, तो वॉक्समैन ने की स्टेप्टोमाइसिन की खोज, वॉक्समैन ने। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। स्ट्रेप्टोकाइनेस का उपयोग है, यह रुधिर वाहिनियों से बना रक्त का थक्का हटाने में उपयोग किया जाता है। यह फाइब्रिन को नष्ट करता है। तो याद रखिए, स्ट्रेप्टोकाइनेस का उपयोग, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, इसका यूज किस में करते हैं? तो स्ट्रेप्टोकाइनेस यह रुधिर वाहिनियों से बने रक्त का थक्का हटाने में उपयोग किया जाता है। रुधिर वाहिनियों से रक्त का थक्का हटाने में किसका यूज करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस का। ठीक है, यह फाइब्रिन को नष्ट करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है? फाइब्रिन को नष्ट करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वलित डीएनए पाया जाता है जीवाणुओं में। वलित डीएनए यानी रिंग डीएनए कहाँ पाया जाता है? जीवाणुओं में। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए क्या उत्तरदायी है? तो कोशिका दीवार, सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए क्या उत्तरदायी है? कोशिका दीवार यानी सेल वॉल। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो याद रखिएगा, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन है? थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है? विखंडन। जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है? विखंडन। जीवाणु में प्रजनन की सामान्य विधि कौन सी है? विखंडन। आगे बढ़ते हैं, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जोसेफ लिस्टर ने। जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत किसने दिया? जोसेफ लिस्टर ने। जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत किसने दिया? जोसेफ लिस्टर ने। अगला है, विटामिन B12, B12 के संश्लेषण में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटालिकम। चलिए, इंसुलिन तथा इंटरफेरोन का निर्माण किस जीवाणु के रिकॉम्बिनेट डीएनए प्रजाति से किया जाता है? तो इंसुलिन तथा इंटरफेरोन का निर्माण किस जीवाणु के रिकॉम्बिनेट डीएनए प्रजाति से किया जाता है? तो रिकॉम्बिनेट डीएनए वेराइटीज ऑफ ई कोली। रिकॉम्बिनेट डीएनए वेराइटीज ऑफ ई कोली। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कवक से रिलेटेड। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। कवक मूलीय जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन के उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका कवक मूलीय या कवक माइकोराइजल
जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन के उपयोग में लाया गया है। क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में क्या क्या होता है, तो कवक मूल के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कवक मूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने और अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता। कवक मूल के द्वारा पौधों में क्या होता है ना, सूखे का प्रतिरोध करने और अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है और रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो ये तीनों यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखिए, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन। तो कवक कोशिका में खाद्य पदार्थ के रूप में क्या संचित होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, कवक कोशिका में संचित होता है ग्लाइकोजन। कहाँ, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ क्या है, ग्लाइकोजन है। प्रथम एंटीबायोटिक कौन था और किसके द्वारा पृथक किया गया था, तो प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पृथक किया गया था। लाल फफूंद की उपमा किसे प्रदान की जाती है, न्यूरोस्पोरा को, न्यूरोस्पोरा। लाल फफूंद की उपमा किसको देते हैं, न्यूरोस्पोरा को। लाल फफूंद की उपमा किसे प्रदान की जाती है, न्यूरोस्पोरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशरूम में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, लगभग 51 से 53%। मशरूम में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो लगभग 51 से 53%। एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, फूड पॉइजनिंग। एफ्लाटॉक्सिन किस कवक द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो एस्परजिलस फ्लेवस। एफ्लाटॉक्सिन एक फूड पॉइजन है, फूड पॉइजन है। एफ्लाटॉक्सिन क्या है, तो फूड पॉइजन है। तो एफ्लाटॉक्सिन किस कवक द्वारा उत्पन्न किया जाता है, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस। जाइमेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है, ईस्ट से। जाइमेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है, ईस्ट। जाइमेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है, ईस्ट से। नेक्स्ट देखिए क्या है, इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन है, पॉलीपोरस। इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक बताइए, पॉलीपोरस है। ईस्ट से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है, विटामिन बी। ईस्ट से कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं, विटामिन बी। या फिर ऐसे ही पूछ लेगा कि विटामिन बी किससे प्राप्त करते हैं, ईस्ट से। विटामिन बी किससे प्राप्त करते हैं, ईस्ट से। रोटी का काला फफूंद अर्थात ब्लैक मोल ऑफ ब्रेड किस कवक की संज्ञा है, राइजोपस, राइजोपस। ठीक है, रोटी का काला फफूंद किसको कहते हैं, राइजोपस को। रोटी का काला फफूंद किस कवक को कहते हैं, राइजोपस। कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचार्य है, कवक मूल, चीड़ के पेड़ में। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच, कवक और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर है, तो कवक मूल, चीड़ के पेड़ में। कवक मूल, चीड़ के पेड़ में। अगला देखिए, अगला है एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। तो एजोला बहुधा, ठीक है, बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नीलहरित शैवाल। तो एजोला का सहचारी, एजोला का सहचारी है नीलहरित शैवाल। एजोला का सहचारी नीलहरित शैवाल। रसेदार सब्जी में प्रयोग किया जाने वाला मशरूम होता है कवक। गुच्छी के संदर्भ में निम्न कथन, यह एक कवक है, सही बात है। यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, दोनों पॉइंट आपका सत्य है। अगला देखिए, गैलिक अम्ल किस कवक से प्राप्त किया जाता है, तो गैलिक अम्ल जो है ना, पेनिसिलियम ग्लाकम से, ग्लाकम, ठीक, ग्लाकम से। गैलिक अम्ल किस कवक से प्राप्त होता है, तो पेनिसिलियम ग्लाकम से। एथलीट्स फुट बीमारी, एथलीट फुट किसके कारण, तो एथलीट फुट जो है कवक के कारण। एथलीट फुट किसके कारण होता है, कवक के कारण होने वाला बीमारी है, एथलीट फुट कवक के कारण। कौन सा कवक संग्रहित बीजों पर उत्पन्न होकर कैंसरजनक पदार्थ उत्पन्न करता है, तो एस्परजिलस फ्लेवस। कौन सा कवक संग्रहित बीजों पर उत्पन्न होकर, कौन सा कवक संग्रहित बीजों पर उत्पन्न होकर कैंसर जैसे पदार्थ उत्पन्न करता है, तो एस्परजिलस फ्लेवस। कौन से जीव अपने परजीवी से भोजन चूसकांग द्वारा ग्रहण करते हैं, कौन से जीव अपने परजीवी से भोजन चूसकांग द्वारा ग्रहण करते हैं, तो कवक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अधिकांश कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। अधिकांश कवक की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है, काइटिन। अधिकांश कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। कवक में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता, तो कवक में जो है प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। कवक में प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट, कवक में प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। जीवाणु, कवक व विषाणु में से किसे कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, जीवाणु और कवक को। जीवाणु, कवक और विषाणु में कृत्रिम रूप
कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जाता है। तो जीवाणु और कवक को हम क्या कर सकते हैं, कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित कर सकते हैं, लेकिन आपको वायरस को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाइडेरिया कवक और प्रोटोजुआ में कौन अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकता है? तो याद रखिए सभी, नाइडेरिया कवक और प्रोटोजुआ ये सभी जो है सहजीवी संबंध बना सकता है। नाइडेरिया भी, कवक भी और प्रोटोजुआ भी, नाइडेरिया कवक और प्रोटोजुआ ये सभी जो है ना अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिबरेलिन नामक पादप हार्मोन किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो जिबरेलिन है ये कवक से प्राप्त किया जाता है। कौन से कवक से? तो फ्यूजेरियम मोनीलिफॉर्मी से, फ्यूजेरियम मोनीलिफॉर्मी। शैवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पादप को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? लाइकेन। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से, शैवाल और कवक का सहजीवी है लाइकेन, शैवाल और कवक का सहजीवी लाइकेन। चलिए, वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं लाइकेन, अर्थात ये प्रदूषित क्षेत्रों में विलुप्त हो जाते हैं। मतलब कि जिस क्षेत्र में लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पर समझिए कि वायु प्रदूषण है, वहाँ वायु प्रदूषित है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, क्या आप जानते हैं सबसे छोटा आवृत्तजीवी पादप बॉल्फिया है। सबसे छोटा आवृत्तबीजी, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा आवृत्तबीजी पादप कौन है? बॉल्फिया, सबसे छोटा आवृत्तबीजी, ठीक है। सबसे छोटा आवृत्तबीजी पादप है बॉल्फिया। सबसे बड़ा आवृत्तबीजी पादप यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा पुष्प बॉल्फिया का है। सबसे छोटा पुष्प किसका है बाबू? बॉल्फिया। और इसका साइज कितना होता है? 0.1 mm, 0.1 mm। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है। सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है? रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प याद रखिएगा रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है बाबू? रेफ्लेसिया है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया। सबसे बड़ी पत्ती किसका है? विक्टोरिया रीजिया का। सबसे बड़ी पत्ती किसका है? विक्टोरिया रीजिया का। चलिए, सबसे छोटा बीज आर्किड का तथा सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का। सबसे छोटा बीज आर्किड का और सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का। लोडोसिया मालदीविया अर्थात डबल कोकोनट के बीज सबसे बड़े होते हैं, जिसका भार लगभग 16 kg तक होता है। तो याद रख सकते हैं इस पॉइंट को आप। सबसे पहला सबसे बड़ा बीज आर्किड का और सबसे छोटा बीज आर्किड और सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। सबसे छोटा बीज आर्किड और सबसे बड़ा बीज लोडोसिया मालदीविया अर्थात डबल कोकोनट के बीज सबसे बड़े होते हैं, जिसका भार लगभग 16 kg होता है। कांग्रेस ग्रास, ठीक है। पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस को कहते हैं। कांग्रेस ग्रास किसको कहते हैं? पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस को कहते हैं। पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस को कांग्रेस ग्रास किसे कहते हैं? तो पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है कौन? शैवाल, कवक, जीवाणु। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है? शैवाल, कवक एवं जीवाणु थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। शैवाल, कवक और जीवाणु, ये थैलोफाइटा। शैवाल, कवक और जीवाणु छोटे होते हैं तो इसको थैली में भर सकते हैं, तो थैलोफाइटा के 2 प्रमुख लक्षण बताइए। तो थैलोफाइटा के 2 प्रमुख लक्षण, इस उपजगत के पौधों में भ्रूण नहीं बनता तथा संवहन उत्तक का अभाव होता है। याद रखिएगा, थैलोफाइटा के 2 गुण ये हैं कि इसमें भ्रूण नहीं बनता। थैलोफाइटा में जो है ना आपका भ्रूण नहीं बनता और इसमें संवहन उत्तक का अभाव होता है, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि थैलोफाइटा के 2 लक्षण आपसे अगर पूछे तो थैलोफाइटा में भ्रूण नहीं बनता, पहला लक्षण ये आपको याद रख लेना है। इसमें भ्रूण नहीं बनता, ठीक है, इसमें भ्रूण नहीं बनता और संवहन उत्तक नहीं पाया जाता। थैलोफाइटा में पहला पॉइंट भ्रूण नहीं बनता है। थैलोफाइटा में भ्रूण नहीं बनता और संवहन उत्तक का क्या होता है? अभाव होता है। वह पौधे जिनके बीज अंडाशय से घिरे नहीं होते किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो जिम्नोस्पर्म। तो वह पौधे जिनके बीज अंडाशय से घिरे नहीं होते किस वर्ग में आते हैं? तो जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम खुले रहेगा, अंडाशय से घिरा नहीं रहेगा। जैसे हम लोग कपड़ा से घिरे रहते हैं ना तो देह ढका रहता है, जिम करने वाला कपड़ा खोल के रखता है, तो अंडाशय से घिरा नहीं है, खोल के है। तो जिम करने गया है, खोल के गया है, अंडाशय से घिरा नहीं है, तो जिम्नोस्पर्म। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, संघ ट्रैकियोफाइटा में आते हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म। तो
ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सभी ट्रैकियोफाइटा में आते हैं। जिन पौधों में संवहन ऊतक नहीं होता परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, किस में आए तो ब्रायोफाइटा में। ठीक है, जिसमें संवहन ऊतक नहीं होता लेकिन भ्रूण होता है, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के गुण क्या हो गया, तो ब्रायोफाइटा का लक्षण है कि इसमें तो आपका संवहन ऊतक नहीं रहेगा। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होता लेकिन भ्रूण बनता है। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, संवहन ऊतक नहीं होता लेकिन भ्रूण बनता है। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, संवहन ऊतक नहीं रहता लेकिन भ्रूण बनता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा माना जाता है, तो सिकोया जाइगेंटिया। अमेरिका में ये होता है, 120 मीटर लंबा होता है। तो सबसे लंबा अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा है, सिकोया जाइगेंटिया। सबसे लंबा अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा है, सिकोया जाइगेंटिया। पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं, तो सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटा को। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को। पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को। पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ठीक है, प्रथम स्थलीय पादप कौन माने जाते हैं, तो ब्रायोफाइटा। प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइटा। प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइटा। स्थल वनस्पति का पुरोगामी किसे कहते हैं, मॉस को। स्थल वनस्पति का पुरोगामी किसे कहते हैं, तो मॉस को। स्थल वनस्पति का पुरोगामी किसे कहते हैं, मॉस को। मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है, लाइकेन और मॉस की। तो मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना लाइकेन और मॉस की। मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना है लाइकेन और मॉस की। चलिए अगला देखिए। लिंगीय दृष्टि से ब्रायोफाइटा होते हैं तो मोनोसियस अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा का विशिष्ट लक्षण क्या है, तो ब्रायोफाइटा का विशिष्ट लक्षण संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम इसमें नहीं होता। ठीक है, ब्रायोफाइटा का लक्षण क्या है कि इसमें संवहन ऊतक जैसे जाइलम फ्लोएम नहीं होता। अगला देखिए, संवहनी अपुष्पोद्भिद किसे कहते हैं, तो संवहनी अपुष्पोद्भिद किसे कहते हैं, तो टेरिडोफाइटस को। संवहनी अपुष्पोद्भिद किसे कहते हैं, टेरिडोफाइटस को। संवहनी अपुष्पोद्भिद किसे कहते हैं बाबू, टेरिडोफाइटस को। ठीक है, अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है, तो अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है, टेरिडोफाइटस। एजोला नामक फर्न के अंदर कौन सी शैवाल वास करती है, एनाबीना एजोली। एजोला नामक फर्न के अंदर कौन सी शैवाल वास करती है, तो एजोला नामक फर्न के अंदर कौन सी शैवाल वास करती है, एनाबीना एजोली। एनाबीना एजोली। चलिए अगला देखिए, जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं, चिलगोजा को। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं, चिलगोजा को। जीवित जीवाश्म की उपमा किसे दिया गया है, तो जीवित जीवाश्म की उपमा साइकस तथा जिंगो। जीवित जीवाश्म की उपमा किसे प्रदान की गई है, साइकस तथा जिंगो को। जीवित जीवाश्म की उपमा किसे दी गई है, साइकस तथा जिंगो को। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है, सिकोया सेम्परवीरेंस। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है, सिकोया सेम्परवीरेंस। 120 मीटर ऊंचाई, इसे कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। तो कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहते हैं, सिकोया सेम्परवीरेंस को। कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहते हैं, सिकोया सेम्परवीरेंस को। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है, सिकोया सेम्परवीरेंस, इसको कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। चलिए अगला है, चिलगोजा में खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो संपूर्ण बीज। चिलगोजा में खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो संपूर्ण बीज खाते हैं। क्रिसमस ट्री, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म में आता है। क्रिसमस वृक्ष एरोकेरिया। क्रिसमस ट्री जो है एरोकेरिया को क्रिसमस ट्री बोलते हैं और ये जिम्नोस्पर्म में आता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, देखिए अगला है हमारा, नेक्स्ट सेकेंड,
चिलगोजा का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। चिलगोजा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है बाबू? जम्मू कश्मीर में। पाइनस, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से हैं। बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो अनावृतबीजी, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। तो पाइनस अनावृतबीजी में आएगा। फर, स्प्रूस, पाइनस, फर, स्प्रूस किस में आएगा? अनावृतबीजी में। सेडार, लॉर्च, साइप्रस ये सभी अनावृतबीजी में आएगा। अब हम लोग देखेंगे पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो पहला पॉइंट हमारा है जड़, जड़ से संबंधित पॉइंट्स देखने वाले हैं। मक्का, ज्वार, गन्ना में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो अवस्तंभ मूल। ठीक है, अवस्तंभ मूल, स्टील रूट। मक्का में कैसा रूट है? स्टील रूट। ज्वार गन्ना में स्टील रूट। मक्का ज्वार गन्ना में कैसा रूट है? स्टील रूट। ठीक है, मक्का ज्वार और गन्ना का रूट जो जड़ है स्टील रूट है, स्टील रूट है। बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को किस प्रकार के जड़ की उपमा प्रदान की गई है? तो स्तंभ मूल। ठीक है, बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को किस प्रकार के जड़ों की उपमा दी गई है? तो स्तंभ मूल, प्रोप रूट। स्तंभ मूल को प्रोप रूट बोलते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को किस प्रकार के जड़ की उपमा दी गई है? स्तंभ मूल। ठीक है, अगला देखिए, मैंग्रोव पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? श्वसन मूल, न्यूमेटोफोर। ठीक है, मैंग्रोव पौधों में कैसा जड़ पाया जाता है? अश्वसन मूल, श्वसन मूल। मैंग्रोव पौधों में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? श्वसन मूल यानी न्यूमेटोफोर। ठीक है, जो मैंग्रोव प्लांट होता है उसमें न्यूमेटोफोर पाया जाता है, श्वसन मूल को ही न्यूमेटोफोर कहते हैं। अगला देखिए, मूली, गाजर, शलजम एवं चुकंदर में कौन जड़ नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कौन जड़ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सभी भोज्य संचयी जड़ें ही हैं। ठीक है, देखिए मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर ये सभी भोज्य संचयी जड़ है। मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर ये सभी भोज्य संचयी जड़ है। ठीक है, अधिपादपी मूल किसमें पाया जाता है और उसकी क्या विशेषता है? तो अधिपादपी मूल, एपीफाइटिक रूट्स, अधिपादपी मूल आर्किड में, इनकी पत्तियों के कक्ष से जुड़े जड़ें निकलकर हवा में लटकी रहती है, जो वेलामेन नामक एक आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक से घिरी रहती है। यह उत्तक वायु से नमी को सोख लेता है। तो ध्यान रखिएगा अधिपादपी मूल किसमें पाया जाता है और उसकी क्या विशेषता है? तो अधिपादपी मूल आर्किड में पाया जाता है। अधिपादपी मूल कहाँ पाया जाता है? आर्किड में। इनकी पत्तियों के कक्ष से जड़ें निकलकर हवा में लटकती रहती हैं, जो वेलामेन नामक एक आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक से घिरी रहती है। यह उत्तक वायु से नमी को सोख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, राइजोफोरा तथा सुंदरी पौधे कहाँ पाए जाते हैं और इनमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो ध्यान रखिए, जो राइजोफोरा तथा सुंदरी वृक्ष है ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है और इसमें जो जड़ है वो श्वसन मूल पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। इपीब्लेमा पाया जाता है जड़ में। इपीब्लेमा कहाँ पाया जाता है बाबू? जड़ में। इपीब्लेमा कहाँ पाया जाता है? जड़ में। इपीब्लेमा कहाँ पाया जाता है? जड़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल में फ्रीटोफाइटस पादप मिलते हैं जिनमें होती है लंबी मुसला जड़, 20 से 30 फीट का मुसला जड़। मरुस्थल में जो फ्रीएटोफाइटस पादप मिलते हैं उनमें लंबी मुसला जड़ होता है। मरुस्थल में जो फ्रीएटोफाइटस पादप मिलते हैं उसमें कैसा होता है? तो लंबा मुसला जड़ होता है। मरुभूमि के अधिकतर पादप क्या होते हैं? मांसल। मरुभूमि के अधिकतर पादप क्या होते हैं? मांसल। मरुभूमि के अधिकतर पादप क्या होते हैं? मांसल होते हैं। निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। कथन ए, मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है, ये बात सही है, मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। कारण दिया गया है, मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। ये बात आपका बिल्कुल गलत है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये बात गलत है। प्रोत्साहित नहीं करता है, तापमान जो है वो प्रोत्साहित नहीं करता है, बल्कि जो जड़ होता है ना वो मॉइस्चर, नमी की तलाश में नीचे की ओर चला जाता है, खींचे चला जाता है। ग्रेविटी को फॉलो करता है वो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, कंद गुच्छ मूल,
कंद गुच्छ मूल। ठीक है, इसका रूपांतरण शतावर, डहेलिया और आर्किड। तो शतावर, डहेलिया और आर्किड्स में, ठीक है, कैसे जड़ होते हैं? तो कंद गुच्छ मूल। ठीक है, शतावर में कंद गुच्छ मूल, डहेलिया और आर्किड में कंद गुच्छ मूल, शकरकंद में कैसा? साकंद मूल, सिनकोना में वलीयता मूल। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। फिर अमल लता घास में, जंगली अंगूर में, ये सब में मनी रूपाकार मूल। मैंगो जिंजर में ग्रंथिल मूल, जो मैंगो जिंजर है इसमें ग्रंथिल मूल पाया जाता है। मक्का, गन्ना, ज्वार एवं केवड़ा में, ठीक है, जटा मूल। मक्का, गन्ना, ज्वार एवं केवड़ा में कैसा पाया जाता है? जटा मूल। ठीक है, मक्का, गन्ना, ज्वार एवं केवड़ा में कैसा? जटा मूल पाया जाता है। चलिए देखिए, बरगद, रबर वृक्ष, राइजोफोरा, इस सभी में स्तंभ मूल पाए जाते हैं। पान, मनी प्लांट, काली मिर्च, इस सब में आरोही मूल। बरगद, सेमल और रबर में बटरेस मूल। अमरबेल में परजीवी मूल। आर्किड में वायवीय मूल। आर्किड में कैसा मूल? ये पूछा गया है। आर्किड में कैसा मूल पाया जाता है बाबू? वायवीय मूल। आर्किड में वायवीय मूल। और ब्रायोफिलम में पर्णमूल। बायोफिलम में पर्णमूल। तो इतना आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखना है। ओके, चलिए इस टॉपिक को हम लोग पहले कंप्लीट ही कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा रहेगा अगला टॉपिक देखेंगे। देखिए अगला क्या है? मूल रोम होते हैं तो एक कोशिकीय। मूल रोम कैसे होते हैं? मूल रोम जो है एक कोशिकीय होता है। मूल रोम एक कोशिकीय। किन पौधों की जड़ों में कैम्बियम का अभाव होता है और द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती? तो कैम्बियम का जो अभाव है, एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में कैम्बियम का अभाव होता है और द्वितीयक वृद्धि इसमें नहीं पाया जाता। एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में जो है कैम्बियम का अभाव होता है और इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। ब्रायोफिलम में पौधों का प्रसरण कैसे होता है? पत्तियों द्वारा। ब्रायोफिलम में पौधों का प्रसरण कैसे होता है? पत्तियों द्वारा। ब्रायोफिलम में पौधों का प्रसरण कैसे होता है? पत्तियों द्वारा। भ्रूण के मूलांकुर से बनने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसला जड़। भ्रूण के मूलांकुर से बनने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूसला जड़। भ्रूण के मूलांकुर से बनने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूसला जड़। हाइपोडर्मिस प्रायः अनुपस्थित होते हैं जड़ में। जो हाइपोडर्मिस है ना, ये जड़ में नहीं होता। हाइपोडर्मिस प्रायः अनुपस्थित होते हैं कहाँ? जड़ में। चलिए आगे देखिए, एंडोडर्मिस सदैव उपस्थित होते हैं जड़ में, यानी कि जड़ में एंडोडर्मिस हमेशा होता है लेकिन जड़ में हाइपोडर्मिस नहीं होता। हाइपोडर्मिस ये प्रायः जड़ में अनुपस्थित होता है लेकिन एंडोडर्मिस ये जड़ में उपस्थित होता है। रेशेदार जड़ तंत्र किसमें पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधों में। रेशेदार जड़ तंत्र किसमें पाया जाता है? तो एक बीजपत्री पौधों में। रेशेदार जड़ तंत्र किसमें? तो एक बीजपत्री पौधों में। जड़ों में द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः पाई जाती है। तो जड़ों में द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री पौधों में। द्वितीयक वृद्धि किसमें? तो द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। अगला देखिए, बेलामेन उत्तक का कार्य क्या है? तो बेलामेन उत्तक का कार्य है आर्द्रताग्राही जल का अवशोषण करना। बेलामेन उत्तक का कार्य क्या है? आर्द्रताग्राही जल का अवशोषण करना। बेलामेन उत्तक का कार्य क्या है बाबू? आर्द्रताग्राही जल का अवशोषण करना। बेलामेन उत्तक का काम है आर्द्रताग्राही जल का अवशोषण करना। शकरकंद तथा परवल का प्रसारण किस विधि से किया जाता है? तो शकरकंद तथा परवल का जो प्रसारण है ये रूट कटिंग के द्वारा। शकरकंद तथा परवल का प्रसारण किस विधि से किया जाता है? तो बाय रूट कटिंग। शकरकंद तथा परवल का जो प्रसारण है किस विधि से किया जाता है? बाय रूट कटिंग। अब हम बात करेंगे तना, स्टेम की। तो देखिए, द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार के तने में पाई जाती है? तो द्वितीयक वृद्धि ये द्विबीजपत्री तने में, क्योंकि इनमें कैम्बियम पाया जाता है। जो द्विबीजपत्री है इसमें कैम्बियम पाया जाता है। किस प्रकार की कलिका से पौधे के तने की लंबाई बढ़ती है? तो पौधे के तने की जो लंबाई है ये शीर्षस्थ कलिकाओं से बढ़ती है। किस प्रकार के कलिका से पौधे के तने की लंबाई बढ़ती है? शीर्षस्थ कलिका। ठीक है, किस प्रकार की कलिकाओं से कंटक, प्रतान तथा पत्र प्रकलिका का निर्माण होता है? तो कक्षस्थ कलिकाओं से।
किस प्रकार की कलिकाओं से कंटक, प्रतान तथा पत्र प्रकलिका का निर्माण होता है? कक्षस्थ कलिकाओं से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतान किसके रूपांतरण से बनता है? तो प्रतान यानी टेंड्रील, प्रतान को अंग्रेजी में टेंड्रील बोलते हैं। प्रतान किसके रूपांतरण से बनता है? तो प्रतान जो है तना एवं पत्तियों के रूपांतरण से बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रतान किसके रूपांतरण से बनता है? तना और पत्तियों के रूपांतरण से। आलू के आँख में कितनी कलिकाएं होती हैं? 3 कलिकाएं। आलू के आँख में कितनी कलिकाएं होती हैं बाबू? 3 कलिकाएं। आलू के आँख में कितनी कलिकाएं होती हैं? 3 कलिकाएं होती हैं। चलिए, किस प्रकार की कलिका निकलने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है? तो पुष्प कलिका। किस प्रकार की कलिका निकलने पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है? पुष्प कलिका निकलने पर। ब्रायोफिलम एवं बिगोनिया की पत्तियों पर कलिकाएं बनती हैं तो अपस्थानिक कलिकाओं से। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ध्यान रखिए ब्रायोफिलम, ठीक है, ब्रायोफिलम जिसको अजूबा भी बोलते हैं, ब्रायोफिलम को अजूबा भी बोलते हैं। तो ब्रायोफिलम अजूबा एवं बिगोनिया की पत्तियों पर कलिकाएं बनती है तो अपस्थानिक कलिकाओं से। अपस्थानिक कलिकाएं से। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने के अलावा मदद करता है। भोजन के भंडारण व पौधे को आकार देने में। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने के अलावा मदद करता है, तो भोजन के भंडारण व पौधे को आकार देने में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। मरुस्थलीय पौधों में सामान्यतः तना पत्तियों का कार्य करने लगता है और पत्तियां प्रायः किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो कंटकों में। मरुस्थलीय पौधों में सामान्यतः तना पत्तियों का कार्य करती है। मरुस्थलीय पौधों में तना पत्तियों का कार्य करने लगता है और पत्तियां प्राय किसमें परिवर्तित? कंटक, कांटा में। नागफनी में पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? तो कांटों में रूपांतरित। स्टोमेटा प्रायः निचली सतह पर किस प्रकार की पत्तियों में पाए जाते हैं? तो द्विबीजपत्री पृष्ठाधारी पत्तियों में। स्टोमेटा प्रायः निचली सतह पर किस प्रकार के पत्तियों में पाई जाती हैं? तो द्विबीजपत्री पृष्ठाधारी पत्तियों में। चलिए अगला है हमारा, किस प्रकार की पत्तियों में दोनों सतहों पर रंध्र समान रूप से पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पत्ती में किस प्रकार की पत्तियों में दोनों सतहों पर रंध्र समान रूप से पाए जाते हैं? तो एक बीजपत्री पत्ती में किस प्रकार की पत्तियों में दोनों सतहों पर रंध्र समान रूप से पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पत्ती में। राइजोफोरा में किस प्रकार का अंकुरन पाया जाता है? तो पितृस्थ अंकुरन। राइजोफोरा में किस प्रकार का अंकुरन पाया जाता है? तो पितृस्थ अंकुरन। मैंग्रोव पौधे होते हैं लवणोद्भिद। मैंग्रोव पौधे कैसे होते हैं? तो लवणोद्भिद। मैंग्रोव पौधे कैसे होते हैं? तो लवणोद्भिद। चलिए अगला है, कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकेसिया। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकेसिया। ठीक है, वी वाइप्रस जर्मिनेशन का क्या अर्थ है? वी वाइप्रस जर्मिनेशन, बीजों का वृक्ष पर लगे फल के भीतर ही अंकुरन। बीजों का वृक्ष पर लगे फल के भीतर ही अंकुरन, इसको हम लोग वी वाइप्रस जर्मिनेशन कहते हैं। अगला है हमारा, तना, जड़, पत्ती एवं पुष्प में किसमें मरुस्थलीय पादपों में सर्वाधिक अनुकूलन पाया जाता है? तो याद रखिएगा पत्तियों में। तना, जड़, पत्ती एवं पुष्प, ये 4 विकल्प दिए हुए पूछ रहा है, इसमें किसमें मरुस्थलीय पादपों में सर्वाधिक अनुकूलन? तो सर्वाधिक अनुकूलन पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है बाबू? पत्तियों में पाया जाता है। अगला देखिए, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधा को। हाइड्रोफाइट जलीय पौधा को कहते हैं। कुछ पौधे जल व स्थल दोनों में उगते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको जल स्थलीय पादप, ठीक है, एम्फीबियन प्लांट या फिर हीलोफाइट कहते हैं। तो कुछ पौधे जल व स्थल दोनों में उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो जल स्थलीय पादप यानी कि एम्फीबियन प्लांट या फिर हीलोफाइट कहते हैं। कीटभक्षी या कीटाहारी पादप है। कीटभक्षी या कीटहारी पादप है घटपर्णी, नेपेंथिस, ड्रोसेरा और विंडफ्लाई ट्रैप। ठीक है, कीटभक्षी या कीटाहारी पादप कौन? घटपर्णी है, नेपेंथिस है, ड्रोसेरा है, विंडफ्लाई ट्रैप, ये सभी जो है आपका कीटहारी पादप के अंतर्गत आता है। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी को कहते हैं। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी को कहते हैं। तो नेपेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपातकालीन पौधा कहाँ पाया जाता है?
मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर। तो नेपेंथिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक जो दुर्लभ एवं आपातकालीन पौधा ये कहाँ पाया जाता है तो मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोदभिद। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोदभिद। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोदभिद। ठीक है, यानी कि लिथोफाइट कहते हैं। लवणता युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? लवण मृदोद्भिद। लवणता युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो लवण मृदोद्भिद। अधिकांश जलीय पादपों में बीज क्यों नहीं बनते? अधिकांश जलीय पादपों में बीज क्यों नहीं बनते? इनमें पुष्प अधिक विकसित नहीं होता। अधिकांश जलीय पादपों में बीज क्यों नहीं बनते? तो इनमें पुष्प अधिक विकसित नहीं होते हैं। कलियां विशिष्ट रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो पत्तियों के आधार पर। कलियां विशिष्ट रूप से कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों के आधार पर तथा शाखाओं के सिरा पर। कलियां विशिष्ट रूप से कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों के आधार पर तथा शाखाओं के सिरे पर। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा, अगला सेशन होगा, वो पादप प्रजनन एवं बीज प्रौद्योगिकी के ऊपर होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।